हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स यूनिट 3 में जो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ रहे थे उसी का दूसरा एप्लीकेशन पढ़ेंगे। दूसरा एप्लीकेशन मैं क्यों कर रहा हूँ क्योंकि एक एप्लीकेशन मैं इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, जो क्या था, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस था। ठीक, और आज का जो एप्लीकेशन होगा ये सेकंड नंबर एप्लीकेशन होगा और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो उस वीडियो में सेकंड पॉइंट लिखवाया था उसी पॉइंट को डिटेल में आज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। और वो सेकंड एप्लीकेशन आपका है क्या, रेडियस ऑफ बोहर्स फर्स्ट ऑर्बिट। मतलब हम लोग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हेल्प से बोहर्स के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। और देखिएगा जो यहाँ से रेडियस का वैल्यू आएगा वो एग्जैक्टली एकदम सेम होगा जैसा मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ा रहा था तो वहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस बताया था उससे एकदम मिलता हुआ इसका रेडियस आएगा। ठीक, ये देखिए मैं दोबारा यहाँ एप्लीकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हेडिंग डाला हूँ, तो इसको आप दोबारा मत लिखिएगा। मैं इस वीडियो में इस वक्त डाला हूँ ताकि आपको लगे कि उसी का ये पार्ट है। ठीक, आप कॉपी में डायरेक्ट उस जहाँ तक पढ़े हैं लास्ट वीडियो में उसके आगे सेकंड नंबर हेडिंग डालिएगा और उसमें लिखिएगा रेडियस ऑफ बोहर्स फर्स्ट ऑर्बिट और वहाँ से फिर लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक, तो अब हम लोग इसको कैसे आगे बढ़ेंगे इस पर, तो आगे जो हम लोग इसको अप्रोच करेंगे कैसे, जो हम लोग के पास जानकारी है उसी के हिसाब से क्या करेंगे, आगे इस पर बढ़ेंगे। तो हम लोग को जानकारी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से क्या मिली है कि अगर इलेक्ट्रॉन के पोजीशन में क्या हो, अनसर्टेनिटी डेल एक्स हो या डेल्टा एक्स कहिए, और उसके मोमेंटम में अनसर्टेनिटी क्या हो, डेल्टा पी हो, तो उसको हम लोग अनसर्टेनिटी से एक रिलेशन को कुछ ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक, तो अब हम लोग हेडिंग डाल के क्या लिखेंगे कि लेट डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी आर द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बोहर्स फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक, मान ले रहे हैं ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट है। मान ले रहे हैं इसमें जो इलेक्ट्रॉन के पोजीशन में अनसर्टेनिटी है वो क्या है, डेल एक्स है। ठीक, और वो मैक्सिमम कितना होगा, जो इसका रेडियस, अगर ये ऐसे मानिए मैक्सिमम कितना होगा, इसके डायमीटर के बराबर होगा, जैसे पिछले केस में हम लोग उसको देखे थे। ठीक, मैक्सिमम क्या होगा, इस ऑर्बिट के डायमीटर के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, तो ये हम क्या माने हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन में अनसर्टेनिटी है वो डेल्टा एक्स है और इसके करस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ रहा है वो क्या है, डेल्टा पी है। अगर आपको मन करे तो आप डेल्टा पी एक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं डेल्टा पी लेके चल रहा हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, देन अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच कट। और यहाँ से अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम क्या लिख सकते हैं, ये क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू एच कट अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। इस डेल एक्स को नीचे और इसको इक्वेशन हम फर्स्ट लिख दिए। अगर हमको कभी भी कोई चीज़ सॉल्व करना है तो पहले जो हमको जानकारी रहेगा उसको लिखेंगे। तो हमको यहाँ तक जानकारी था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से, यहाँ तक हम चीज़ों को लिख लिए। ठीक, अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे, अब हम लोग एनर्जी के हेल्प से इसके फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस को फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे। और वहाँ पे भी आप देखिएगा स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी हम लोग क्या किए थे, एनर्जी के हेल्प से क्या किए थे, वेलोसिटी को, रेडियस को, इन सब चीज़ों को वहाँ पर भी क्या किए थे, फाइंड आउट किए थे। ठीक, तो यहाँ पर भी हम लोग रेडियस फाइंड आउट करने के लिए एनर्जी का ही सहारा लेंगे। ठीक, तो क्या लिखेंगे, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट इज गिवन बाई, पहले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी होगा वो क्या होगा, सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी प्लस बी, जहाँ पे टी क्या आपका काइनेटिक एनर्जी है और भी क्या आपका पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक, तो अगर हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एनर्जी में भी अनसर्टेनिटी का बात करेंगे, क्योंकि जब पोजीशन में अनसर्टेनिटी है, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी, तो आपको पता है ये जो काइनेटिक एनर्जी होता है क्या होता है, पी स्क्वायर बाई 2m होता है। तो जब पोजीशन में भी अनसर्टेनिटी है तो काइनेटिक एनर्जी में भी अनसर्टेनिटी होगा। काइनेटिक एनर्जी में अनसर्टेनिटी है तो और ये क्या होता है, जो भी होता है पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो जब पोजीशन में अनसर्टेनिटी है तो इस पोटेंशियल एनर्जी में भी अनसर्टेनिटी होगा। तो इसका मतलब क्या है, टोटल एनर्जी में भी क्या होगा, अनसर्टेनिटी आएगा। तो इस वजह से हम इन एनर्जी को क्या करते हैं, अनसर्टेनिटी के टर्म में लिख लेते हैं। ठीक, तो मान ले रहे हैं सो, अतः अनसर्टेनिटी इन एनर्जी में जो अनसर्टेनिटी क्या होगा, सबके आगे डेल्टा चिपका देंगे, ये क्या हो जाएगा, अनसर्टेनिटी मिल जाएगा हम लोग को एनर्जी में। मतलब डेल्टा इज इक्वल टू, ऐसे कहिए, अनसर्टेनिटी इन टोटल एनर्जी इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन काइनेटिक एनर्जी प्लस अनसर्टेनिटी इन पोटेंशियल एनर्जी।
क्लियर। अब इसके वैल्यू को पुट करके इसको आगे सॉल्व करेंगे, हम लोग का रेडियस मिल जाएगा। देखिए कितना आसान है। ओके स्टूडेंट, देखिए अब क्या करेंगे, हमको इक्वेशन 2 जो मिला था वो क्या मिला था, जो हम लोग को इक्वेशन 2 मिला था डेल्टा इक्वल टू डेल्टा टी प्लस डेल्टा भी था। तो अब हम लोग का अगला टारगेट क्या है, टोटल एनर्जी निकालना, और उसी की हेल्प से क्या करेंगे, रेडियस फाइंड आउट करेंगे। जैसे बोहर से टाइम मॉडल जब पढ़े थे वहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो वहाँ भी एनर्जी को रिलेट करके रेडियस निकाले थे, ठीक। तो इस टोटल एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा, फिर काइनेटिक एनर्जी में अनसर्टेनिटी निकालना पड़ेगा, तब जाके डेल्टा टी मिलेगा। और उसी तरीके से पहले पोटेंशियल निकालेंगे इलेक्ट्रॉन का, और फिर उसमें अनसर्टेनिटी निकालेंगे तो क्या होगा, अनसर्टेनिटी इन पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। अब इन दोनों को अनसर्टेनिटी को जब सम कर देंगे तो अनसर्टेनिटी इन टोटल एनर्जी मिल जाएगा, ठीक। तो अगला टारगेट हम लोग का क्या है, काइनेटिक एनर्जी निकालना इलेक्ट्रॉन का। तो क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग मास m एंड वेलोसिटी v इज गिवन बाय क्या होता है, t इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो t इक्वल टू क्या, अब हमको इसको मोमेंटम के टर्म में कन्वर्ट करना है। तो एक m से क्या करेंगे इसमें ऊपर, और एक m से क्या करेंगे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ऊपर m स्क्वायर v स्क्वायर हो जाएगा। तो उस m स्क्वायर v स्क्वायर को m v का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे एक m क्या रहेगा, बचा रहेगा। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो यहाँ क्या होगा, हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर, नीचे क्या होगा, m होगा, ठीक। तो इसी m स्क्वायर v स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं m v का स्क्वायर, तो उसी को क्या लिखें, m v का स्क्वायर लिखें, क्लियर। और नीचे क्या लिखें, m लिखें। अब देखिए p इक्वल टू क्या होता है, m v होता है, मास इंटू वेलोसिटी, वो क्या होता है आपका मोमेंटम होता है। तो इसको p स्क्वायर लिख दिए अपॉन 2m लिख दिए। अब हमको चाहिए क्या, अनसर्टेनिटी चाहिए ना काइनेटिक एनर्जी में, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 10 अनसर्टेनिटी इन काइनेटिक एनर्जी इज। अब देखिए मास क्या है, फिक्स है, मास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, फिक्स है। 2 भी क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब अनसर्टेनिटी जो होगा किस में होगा, इस मोमेंटम में होगा, और इस मोमेंटम की वजह से इस काइनेटिक एनर्जी में अनसर्टेनिटी आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है, मोमेंटम पर डिपेंड कर रहा है। तो डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा पी का स्क्वायर, ठीक। इसको ऐसे लिखें थोड़ा और अच्छा है, डेल्टा पी का स्क्वायर अपॉन 2m, इट्स इम्प्लाई दैट डेल्टा टी इक्वल टू 1/2m। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम लोग लिखे थे कि जो डेल्टा पी था वो क्या था, ग्रेटर देन और इक्वल टू h कट अपॉन 2m था, ठीक। तो इसी h कट अपॉन डेल एक्स था, सॉरी h कट अपॉन डेल एक्स था इक्वेशन फर्स्ट में। तो उसी इक्वेशन फर्स्ट को यूज़ किया, यहाँ से डेल पी का वैल्यू रख दिए हैं, तो h कट अपॉन डेल एक्स आ गया, ठीक। क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि एनर्जी जो हो हमारा एक ही वेरिएबल के टर्म में आए। क्यों ऐसा है, अभी आगे चल के आपको बताएंगे, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डेल पी इज ग्रेटर दैन इक्वल टू h कट अपॉन डेल एक्स है। इक्वल का भी साइन तो है, तो इसका मतलब डेल पी की जगह हम h कट अपॉन डेल एक्स लिख सकते हैं ना। तो इसी इक्वलिटी के साइन की वजह से यहाँ पर डेल पी की जगह h कट अपॉन डेल एक्स लिख दिए, उसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक। और यहाँ बता दिए एग्जामिनर को कि बाय यूजिंग क्वेश्चन फर्स्ट, मतलब आप जाके क्वेश्चन फर्स्ट देख लीजिए, वहीं से हम लिखे हैं, ठीक। अब देखिए क्या हो गया, ये डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, h कट स्क्वायर अपॉन 2m, और क्या हो जाएगा, डेल एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब ये हम लोग को अनसर्टेनिटी मिल गया काइनेटिक एनर्जी में, लेकिन अभी भी मामला हम लोग का क्लियर नहीं हुआ। अभी हमको अनसर्टेनिटी इन पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए पहले पोटेंशियल एनर्जी निकाला जाएगा, फिर अनसर्टेनिटी इन पोटेंशियल एनर्जी निकाला जाएगा, फिर दोनों को सम करके टोटल एनर्जी निकाल लिया जाएगा। तो क्या लिखेंगे, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाई, ये कहाँ से आया है, मुद्दा ये है, ठीक। तो ये कहाँ से आया, ये मैं बोहर से टाइम मॉडल पढ़ा रहा था तो वहाँ बताया था, वहाँ पे इस चीज़ को समझे थे, ठीक। तो इस वजह से डायरेक्ट मैं यहाँ लिखा हूँ। क्या होता है, माइनस के ऐसे होता है ना, v इक्वल टू के जेड ई, मतलब न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, माइनस, और अपॉन क्या होता है, r होता है, ठीक। तो यहाँ देखिए क्या, k का वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक। और ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये क्या हो गया, जेड ई स्क्वायर हो गया, और आर की जगह हम क्या लेके चलना है, एक्स लेके चलना है, ठीक। तो अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक। और ये वैल्यू वास्तव कहाँ से आता है, उसको मैं बोहर्स में बताया था, इस वजह से दोबारा नहीं बता रहा हूँ, ठीक। और इंटर में ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं, ठीक। इंटर में क्या पढ़े कि जो भी होता है वो क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर के बराबर होता है। तो यहाँ पे Q2 क्या, Q2 का अगर इलेक्ट्रॉन हम समझें, इलेक्ट्रॉन है भी यहाँ पे Q2, तो उसमें चार्ज माइनस होगा, तो इसलिए माइनस आ जाएगा K। और Q1 क्या है, चार्ज यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस पे जेड है, और इस पे क्या है, Q2 क्या है, माइनस ही है। तो ओवरऑल सॉल्व करने वैल्यू क्या होगा, यही आएगा, जेड स्क्वायर बाई आर। और आर क्या लिए हैं, यहाँ पे एक्स लिए हैं, तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू -1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक। वहाँ पर अगर आप वीडियो देखे होंगे तो इस चीज़ को समझ गए होंगे, इस वजह से ज़्यादा डिटेल में मैं बात नहीं करूँगा।
देयरफॉर अनसर्टेनिटी इन पोटेंशियल एनर्जी। अब अनसर्टेनिटी इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो देखिए 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, न्यूक्लियस जो एटम लेंगे उसका जेड भी कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी क्या है आपका कांस्टेंट, सब कुछ कांस्टेंट है। बस क्या है, अनसर्टेनिटी किसमें पोजीशन में है, तो इसी पोजीशन में अनसर्टेनिटी लिख देंगे और इसी पोजीशन में अनसर्टेनिटी आने की वजह से इस पोटेंशियल एनर्जी में भी क्या हो जाएगा, अनसर्टेनिटी आ जाएगा। और ये क्या हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 4 और 3 को लेकर इक्वेशन नंबर 2 ये हम लोग बनाए थे, इसमें यूज कर लेंगे तो टोटल एनर्जी मिल जाएगा। ठीक, तो चलते हैं हम नेक्स्ट सेशन के अंदर इसको किया जाएगा। ओके स्टूडेंट, देखिए अब क्या किए हैं, इक्वेशन 3 से काइनेटिक एनर्जी का और इक्वेशन 4 से पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर 2 में पुट किए। जो इक्वेशन नंबर 2 था हम लोग का वो क्या था, डेल ई इक्वल टू क्या था, डेल टी प्लस डेल वी। ठीक, और डेल टी डेल वी का वैल्यू क्या था, 3 और 4 में मिला था, मतलब 3rd और 4th इक्वेशन में मिला था। ठीक, तो जो इक्वेशन मिला था उसका वैल्यू आप देखे थे लास्ट सेशन में, इरेज कर दिया हूँ। ठीक, उसको यहाँ पुट किया हूँ, आप देखिएगा सेम वही वैल्यू है। ठीक, अब देखिए अब एक कंडीशन लगाएंगे हम लोग। क्यों ऐसा कंडीशन लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए एक चीज़ हम लोग के पास पहले से नॉलेज है कि जो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी होगी वो क्या होगी, सबसे मिनिमम होगी। ये बोहर्स एटॉमिक मॉडल में हम लोग पढ़ चुके हैं कि नीचे जो एनर्जी लेवल होता है, ऐसे हम लोग पढ़े थे ना कि नीचे का जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल होगा सबसे मिनिमम होगा, फिर उससे ऊपर वाले की एनर्जी इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, फिर इससे ज़्यादा एनर्जी ऊपर वाले को होगा। मतलब जो सबसे नीचे मतलब जो फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी होगा वो क्या होगा, सबसे कम होता है। तो उस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। तो वही लिखे हम लोग कि नाउ अप्लाइंग द कंडीशन ऑफ मिनिमा। क्यों कंडीशन आप मिनिमम अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग को कहीं ना कहीं ये नॉलेज है बोहर्स एटॉमिक मॉडल से कि जो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी होगी वो क्या होगी, सबसे कम होगी। ठीक, और अगर ये मिनिमा कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं इसी को हम क्या कर सकते हैं, द अनसर्टेनिटी इन एनर्जी इज मिनिमम। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जब एनर्जी क्या है, एनर्जी का वैल्यू ही छोटा है फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, सबसे कम है, तो उसके लिए अनसर्टेनिटी भी सबसे कम होगी। जैसे इसे समझिएगा, जो स्लिट वाला मैं एग्जांपल कराया था आपको, तो स्लिट अगर क्या ये इसका वैल्यू डेल वाई लिया था। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक अनसर्टेनिटी क्या था, डेल वाई था। अगर इसके वैल्यू को हम छोटा कर दें, स्लिट को और पतला कर दें और इसके वैल्यू को घटा दें, इसके चौड़ाई को और घटा दें, डेल वाई क्या होगा, और छोटा होगा। इसका मतलब क्या होगा, अनसर्टेनिटी और छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर वैल्यू बड़ा है तो अनसर्टेनिटी बड़ा है, वैल्यू छोटा है तो अनसर्टेनिटी छोटा है। उसी तरीके से जो ये अनसर्टेनिटी एनर्जी मतलब एनर्जी में जो अनसर्टेनिटी है वो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए क्या होगी, मिनिमम होगी। क्यों मिनिमम होगी, क्योंकि जो फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है। तो हम लिख सकते हैं कि द एनर्जी इज मिनिमम, मतलब द अनसर्टेनिटी इन एनर्जी इज मिनिमम। ठीक, इसी वजह से कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं मिनिमा का। ठीक, ये क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं बोहर्स एटॉमिक मॉडल से पता है कि जो एनर्जी होगा फर्स्ट ऑर्बिट का वो क्या होगा, मिनिमा होगा। तो इस वजह से लिखे ना अप्लाइंग द कंडीशन ऑफ मिनिमा। और क्यों जब ये कंडीशन ऑफ मिनिमा अप्लाई करें तो उस टाइम हम ये भी कर सकते हैं ब्रैकेट में, हम नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, जो ब्रैकेट में लिखा हूँ इसको नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन आपके समझने के लिए लिख दिया हूँ कि जब कंडीशन ऑफ मिनिमा अप्लाई करें तो उस टाइम क्या है, द अनसर्टेनिटी एनर्जी क्या है, मिनिमम है। क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है। तो जब फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी छोटा है तो उसमें अनसर्टेनिटी भी क्या रहेगा, छोटा रहेगा। क्लियर। अब देखिए इसका मतलब क्या हो, जो कंडीशन ऑफ मिनिमा होगा तो आप पढ़े हैं कैलकुलस में कि उसका क्या होगा, ये देखिए किस पे डिपेंड कर रहा है, बस x पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, इसी वजह से p को भी x के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी में, ताकि e का जो डिपेंडेंसी हो वो सिंगल वेरिएबल पे हो। और यहाँ सिंगल वेरिएबल क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अगर मोमेंटम लेके चलते तो e दो वैल्यू डिपेंड करता है ना, एक यहाँ मोमेंटम रहता है या यहाँ पोजीशन रहता। तो उसी के सुविधा के लिए इसको मोमेंटम वाले से इसको क्या किए, काइनेटिक एनर्जी को भी पोजीशन के फॉर्म में लिख लिए, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन के फॉर्म में लिख लिए। अब देखिए e यहाँ से बस एक वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है जो क्या है, डेल एक्स है। क्लियर। तो इसका मतलब क्या होगा, ये एनर्जी तभी मिनिमम होगा जब ये क्या हो, जिस पर डिपेंड कर रहा हो उसके रिजल्ट में इसका डिफरेंशिएशन क्या हो, जीरो हो, तथा उसका जो सेकंड डेरिवेटिव हो वो ग्रेटर देन जीरो हो, मतलब क्या हो, पॉजिटिव हो। ये कैलकुलस में आप कंडीशन पढ़े हैं कि अगर कोई फंक्शन क्या है, मिनिमम है तो उसका डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए, तथा जो सेकंड डेरिवेटिव है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। कब ये पॉजिटिव मिलेगा, जब यहाँ से डेल एक्स का वैल्यू निकाल कर इसमें पुट किया जाए तो क्या हो, पॉजिटिव मिले। ये कंडीशन कैलकुलस अप्लाई करते थे, तो उसी कंडीशन को हम लोग अप्लाई करने चल रहे हैं। ठीक, तो देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 5 विथ रिस्पेक्ट टू डेल एक्स। इसको डेल एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि ये डेल ई बस डेल एक्स पर डिपेंड कर रहा है, बाकी सब चीज़ तो क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 5 विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स कामा वी हैव। तो क्या मिलेगा जब इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा, तो देखिए आप ध्यान से देख रहे होंगे अगर, तो ये वैल्यू पूरा कांस्टेंट है,
तो एज इट इज उसको लिख लेंगे। ठीक, अब फिर देखिए क्या होगा यहाँ पे, ये डेल एक्स स्क्वायर जब ऊपर जाएगा, आप ऐसे समझिए ना, 1/x² का जो डिफरेंशिएशन होता है इसके केस में क्या होगा, एक्स स्क्वायर को ऊपर करेंगे तो -2 हो गया। अब यहाँ से -2 और x के पावर n-1 होता है तो -3 होगा, मतलब -2/x³ हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, -2/x³ हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जो ऊपर 2 आएगा उससे ये 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये तो आप जान ही रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 1/del(x) है, तो 1/del(x) का क्या हो जाएगा, -1/del(x²) हो जाएगा। ये भी डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं। तो माइनस जब ऊपर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये क्या हो गया, 1/del(x²) होगा, जैसे 1/del(x) है। ठीक, तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे del(x) के पावर -1 होगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो n आगे आ जाता है, और फिर n में से घटा देते हैं, माइनस में से -1 में से -1 गया, क्या हो गया, -del(x) के पावर -2। तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, -1/del(x²), और ऑलरेडी एक माइनस था तो माइनस माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस हो गया। क्लियर। अब देखिए, बट हम लोग मिनिमा का कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है जो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है मिनिमम है, तो जब एनर्जी ही मिनिमम है, एनर्जी का वैल्यू ही छोटा है, तो अनसर्टेनिटी भी एनर्जी मिनिमम होगी। तो इसी वजह से कंडीशन आप मिनिमम अप्लाई कर रहे हैं, जो क्या है, यहाँ से ये कंडीशन अप्लाई करके क्या करते हैं, del(x) का वैल्यू निकालते हैं। ये कैलकुलस में आप कर चुके हैं 11th के। ठीक, और इसी del(x) के वैल्यू को उठाकर क्या करते हैं, इसमें पुट करके देखते हैं, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो इस वैल्यू के लिए क्या होगा, मतलब ये मिनिमम वैल्यू होगा, और उसके लिए क्या होगा, एनर्जी मिनिमम होगा। क्लियर। या ऐसे कहिए, इस वैल्यू के लिए एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। क्लियर। तो यहाँ से देखिए, जब इसको सॉल्व करेंगे आगे, इसको इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, क्योंकि कंडीशन आप मिनिमम अप्लाई कर रहे हैं, जो ये है। ठीक, तो पूरा लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गया, ये इक्वेशन ऐसे मिलेगा। अब क्या किए हैं, जो टर्म है इसको क्या किए हैं, माइनस वाला है तो इसको राइट हैंड साइड में कर दिए हैं, पॉजिटिव हो गया। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, ये 2m नहीं रहेगा ना, यहाँ से m कट गया। ठीक, यहाँ से देखिए 2 से 2m वाला कट गया था ना, गलती से 2m लिखा गया था। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Ze²/del(x²). ठीक, पूरा का पूरा हो वही लिख दिए। अब इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दिए हैं। ठीक, अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका 4πε0 ऊपर चला गया, x² से क्या होगा, एक इसका पावर कैंसिल हो जाएगा, तो del(x) बचेगा। उस del(x) को यहाँ लेके चले आए हैं तो del(x) हो गया, एक स्टेप स्किप किए, डायरेक्ट लिखे हैं। ये क्या हो गया, आपका del(x) हो गया, और 4πε0 इधर चला गया, h² और Zt² क्या हो गया, नीचे चला गया, और ये हम पहले से यहाँ था। तो ये इक्वेशन 6 मिला। अब हम लोग का काम क्या है, देखा जाएगा, इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे, मतलब इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, और देखेंगे कि क्या del(x) का वैल्यू रखने पर पॉजिटिव आ रहा है। अगर del(x) का वैल्यू रखने पर पॉजिटिव आ रहा है तो वास्तव में एनर्जी क्या होगी आपकी, x के इस वैल्यू के लिए मिनिमम होगी, और जिस वैल्यू के लिए एनर्जी क्या है, मिनिमम है, वही वैल्यू क्या है, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट होगा। क्योंकि आप देखे थे जो फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी था वो रेडियस पे डिपेंड कर रहा था। ठीक, तो इसका मतलब जब रेडियस क्या है, मिनिमम है, तो एनर्जी भी क्या होगा, मिनिमम होगा। या आप ऐसे कर सकते हैं, जब एनर्जी उस वैल्यू पर मिनिमम है तो रेडियस भी क्या होगा, मिनिमम होगा। क्लियर। देखिए स्टूडेंट, अब क्या किए हैं, एक चीज़ आप चेंज कर लीजिएगा। देखिए, इसको मैं इक्वेशन 6 लिखा था, 7 कर लीजिएगा, और इसको इक्वेशन 6 नंबर बनाया हूँ। ठीक, क्यों 6 नंबर बनाया हूँ, क्योंकि इसी को अभी फिर यूज करना था हमको, इस वजह से मैं इसको 6 बना लिया हूँ, इसको 7 कर दिया हूँ। ठीक, तो ये अपने कॉपी में आप सुधार लीजिएगा, या आप इसको 6 बना लिए होंगे तो इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा, 5 के बाद आ रहा है तो इसको 5 करके लिख लीजिएगा ऐसे। ठीक, जो नंबर यहाँ डालेंगे उसी को यहाँ लिखिएगा, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 6। अगर मैं 6 लिखा हूँ तो 6 लिख रहा हूँ, आप अगर 5 पे किए होंगे उसको तो लिख लीजिएगा, या 5 स्टार कर दीजिएगा, लिख लीजिएगा डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 6, या 5 स्टार लिखेंगे तो 5 स्टार विथ रिस्पेक्ट टू del(x), वी गेट। अब एनर्जी का 2 बार लेना था डिफरेंशिएशन, किसके रिस्पेक्ट में, del(x) के रिस्पेक्ट में। ठीक, ये कैलकुलस का रूल है, वो आप जान रहे हैं। ठीक, इसको जब दोबारा हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/del(x) क्या है, क्यूब है, बाकी वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो जब ऊपर जाएगा तो del(x) के पावर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर नीचे आ जाता है, नीचे आके चिपक जाएगा, और del(x) के पावर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब इसको जब नीचे लाएंगे तो -3/del(x) के पावर 4 हो जाएगा। तो माइनस पहले था तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, तो 3h² del(x) के पावर 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे del(x² है, ऐसे ये जब ऊपर जाएगा तो del(x) के पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। हम लोग को बस del(x) देखना है, बाकी वैल्यू तो कांस्टेंट है तो उससे कोई मतलब है नहीं। अब ये जब ऊपर जाएगा तो ये इसका पावर फिर आगे आके चिपक जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो del(x) के पावर क्या हो जाएगा, -3 हो गया। अब इसको नीचे लाएंगे तो del(x) के पावर 3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस था तो प्लस माइनस माइनस 2/4πε0
जेड ई स्क्वायर अपॉन डेल एक्स क्यूब हो गया। ठीक, अब पहले इसको साफ कर देते हैं। अब देखिए इसको आगे क्या करना है, सॉल्व करना है और हमको दिखाना है कि अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो डेल तभी एनर्जी का वैल्यू क्या होगा। जैसे ये हम लोग लिखे थे डी बाई डेल ई ओवर डी बाई डेल एक्स, ये क्या था, जीरो था, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाले थे। अब उस एक्स के वैल्यू के लिए अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आता तभी नहीं कहेंगे एनर्जी मिनिमम है, तो वही चीज़ हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। तो इसको चेक कर रहे हैं सेकंड डेरिवेटिव को, अगर ये पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब जो एक्स का वैल्यू उस फॉर्मूले से निकला था वो कुछ ये था, तो इस वैल्यू के लिए क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, इसको जब आगे लिखेंगे डेल टू डेल ई ओवर डी ऑफ डेल एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन डेल एक्स क्यूब लिख रहे हैं। ठीक, अब इसको एक्स के टर्म में हम क्या करें, लिखे हैं यहाँ पे। अब एक चीज़ और देखिए, इसको छोटा करने का तरीका बता रहा हूँ। यहाँ देखिए अगर इस इक्वेशन से समझ रहे होंगे आप, तो अगर डेल एक्स को मैं नीचे लेके चला हूँ और बाकी वैल्यू को क्या करूँ, मतलब एच कट अपॉन यम डेल एक्स को इधर नीचे लिखूँ, एच कट स्क्वायर एच कट इसी इक्वेशन से समझिएगा अपॉन यम डेल एक्स। ठीक, डेल एक्स को भी नीचे लेके चला आया हूँ। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जो है ऊपर चल जाएगा। कौन कौन सा वैल्यू ऊपर जाएगा, जेड ई स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो जेड ई स्क्वायर इधर आ जाएगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे चला जाएगा। मतलब एच कट स्क्वायर अपॉन यम डेल एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, अगर इस वैल्यू को लिखा जाए तो इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 ऑलरेडी है तो 3 रहेगा और साथ में क्या हो जाएगा जेड ई स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा इसके 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस इक्वेशन के हेल्प से लिख रहे हैं, माइनस 2 टाइम्स ऑफ जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, कहाँ से लिखे हैं, बाय यूजिंग इक्वेशन 7 लिखे हैं, बाय यूजिंग इक्वेशन 7 लिख रहे हैं। ठीक, अब यहाँ से देखिए क्या होगा, यहाँ देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरा वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू पूरा क्या है, सेम है, तो इसको बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा डी ऑफ डेल एक्स स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा, जब इसको बाहर कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन डेल एक्स क्यूब, तो पहले से है, साथ में ये वैल्यू भी आ जाएगा, जिसको क्यों ना ऐसे लिख दें, थोड़ा ऑर्डर वे में लिख दें, जेड ई स्क्वायर और क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये क्या हो जाएगा डेल एक्स क्यूब हो गया और इधर क्या हो जाएगा 3 - 2 होगा। 3 - 2 मतलब ये क्या हो गया 1 हो गया। साफ साफ इसको ऐसे आप लिख सकते हैं 3 - 2 मतलब 1 हो गया। इस पूरे में से ये कॉमन लेने की बातें खत्म हो गया, इस पूरे वैल्यू में से घटा देंगे तो ये वैल्यू आपका मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ से साफ साफ देखिए कि वैल्यू जो मिल रहा है क्या मिल रहा है, पॉजिटिव ही मिल रहा है, क्योंकि हर एक वैल्यू यहाँ क्या है, ये लगभग पॉजिटिव है। तो इस वजह से क्या होगा, जो ये वैल्यू मिलेगा डेल टू या अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का, वो भी क्या मिल रहा है हम लोग को, पॉजिटिव वैल्यू ही मिल रहा है। तो इसका मतलब जो एक्स का ये वैल्यू निकला है इसके लिए एनर्जी क्या होगा, मिनिमम होगा। क्लियर, और इस वैल्यू के लिए एनर्जी क्या है, मिनिमम है, तो इसका मतलब यही क्या होगा, रेडियस होगा। क्लियर है। अब यार के जिस वैल्यू पे एनर्जी मिनिमम होता था वही क्या होता था, फर्स्ट रेडियस होता था बोहर से टाइम मॉडल का। तो यक्स के इस वैल्यू पर एनर्जी क्या हो रहा है, मिनिमम आ रहा है, क्योंकि जब ये कंडीशन लगाते हैं मिनिमम वाला तो पहले बार क्या करते हैं, जीरो करके वैल्यू निकालते हैं वेरिएबल का और उसी वेरिएबल के वैल्यू को पुट करते हैं। तो जब इस वेरिएबल के वैल्यू को पुट करेंगे हम तो इसका वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव होगा। कैसे पॉजिटिव आएगा, आप यहाँ से साफ साफ देख लीजिए, साफ साफ आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि इसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक वैल्यू पॉजिटिव है। तो डेल एक्स क्यूब का जब डेल एक्स का वैल्यू जब पुट करेंगे तो वो भी क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि जो डेल ई अपॉन डी ऑफ डेल एक्स स्क्वायर होगा वो क्या होगा, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा। आगे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इतना सफिशिएंट होता है फिजिक्स में। ठीक, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव कर रहे हैं, क्योंकि एक्स का वैल्यू देखिए यहाँ से पॉजिटिव आया हुआ है। ठीक, तो जब इसको पुट करेंगे तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो फिर क्या होगा, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो इसका मतलब जो वहाँ से हमको एक्स का वैल्यू मिला था इक्वेशन नंबर 7 में, उसके लिए एनर्जी मिनिमम मिल गई, क्योंकि ये कंडीशन हमारा क्या हो गया, सेटिस्फाई कर गया मिनिमम वाला। तो इसका मतलब क्या है, यही जो एक्स का वैल्यू जिसके लिए एनर्जी मिनिमम है वही क्या है, रेडियस ऑफ बोहर्स फर्स्ट ऑर्बिट होगा। क्लियर। जैसे आप बोहर से टाइम मॉडल में देखे थे, एनर्जी का क्या था, रेडियस से रिलेशन था। तो जिस आर के वैल्यू पे एनर्जी मिनिमम मिल रही थी उसी को
फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कह रहे थे। तो इस डेल एक्स पर इस एनर्जी की वैल्यू मिनिमम मिल रही है, कैलकुलस का कंडीशन लगा के हम लोग निकाले हैं। तो इसका मतलब ये जो डेल एक्स होगा यही क्या होगा, रेडियस होगा बोहर्स फर्स्ट ऑर्बिट का। और इस तरीके से अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या हो गया, सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया किसको, बोहर्स एटम के फर्स्ट रेडियस को, मतलब बोहर्स के फर्स्ट रेडियस को सक्सेसफुली क्या कर दिया, ये एक्सप्लेन कर दिया। ठीक, तो नेक्स्ट सेशन के अंदर अब उसको हम लिख लेंगे। ओके स्टूडेंट, देखिए ये एनर्जी क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब क्या है, जो डेल एक्स का वैल्यू है वो मिनिमम है। बात समझिएगा, ये एनर्जी क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है, डेल एक्स नहीं, आप ऐसे करिए, जब उस डेल एक्स के वैल्यू पर ये एनर्जी पॉजिटिव आ जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये एनर्जी मिनिमम होगी। और जिस डेल एक्स के वैल्यू पे एनर्जी मिनिमम आ रही है तो इसका मतलब क्या होगा, वो जो डेल एक्स होगा वो क्या होगा, इसका फर्स्ट रेडियस होगा, मतलब बोहर्स ऑर्बिट का क्या होगा, फर्स्ट रेडियस होगा। क्लियर, क्योंकि आप उसमें देखे थे स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जब जिस रेडियस पर एनर्जी मिनिमम आ रही थी वो रेडियस क्या था, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस था। तो यहाँ भी वही कंडीशन निकला, यहाँ भी इस डेल एक्स के लिए एनर्जी क्या हो रही है, मिनिमम आ रही है। मिनिमम के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है डेल एक्स का वैल्यू, मिनिमम एनर्जी के कंडीशन को। इस वजह से ये जो डेल एक्स का वैल्यू है ये क्या होगा, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस होगा, क्योंकि हमको पता है जो फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है। क्लियर, ठीक। और ये हम लोग कंडीशन लगाए कहाँ थे, कैलकुलस से लगाए थे कि अगर मिनिमा का कंडीशन सेटिस्फाई करना है तो सेटिस्फाई करना है, क्या करते हैं, जो फंक्शन है उसको कुछ ऐसे लिखे थे अपने, ये जीरो होगा और यहाँ से इसका वैल्यू निकालते हैं और इसको इसके सेकंड डेरिवेटिव में ले जाकर क्या करते हैं, पुट करते हैं। ठीक, मैं दोबारा इस वजह से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यही कंफ्यूज होने वाला पॉइंट है। इस वजह से 2 मिनट लेकर आप दोबारा रिपीट किया हूँ ताकि आप अपने दिमाग में रखे रहें कि क्यों हम लोग इसको अप्लाई किए थे, इसको कैलकुलस से अप्लाई किए थे। और इसी के हेल्प से देखिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने रेडियस ऑफ बोहर्स फर्स्ट ऑर्बिट निकाल दिया। अगर यहाँ से डेल एक्स का वैल्यू निकालते हैं हम जीरो करके और उसके लिए वैल्यू पॉजिटिव आता है, इसका मतलब क्या है, उस वैल्यू के लिए एनर्जी मिनिमम होगी। मिनिमम कंडीशन नहीं होता, अगर मैक्सिमम रहता तो ये वैल्यू निगेटिव आता। ठीक, तो एनर्जी मिनिमम हो गई। तो जिस रेडियस के लिए एनर्जी मिनिमम होता है उसको बोहर्स का फर्स्ट रेडियस कहते हैं। तो इस वैल्यू के लिए यहाँ पर क्या है, ये एनर्जी का वैल्यू मिनिमम है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो ये डेल एक्स है ये क्या होगा, बोहर्स फर्स्ट ऑर्बिट का क्या होगा, रेडियस होगा। क्लियर, उसी चीज़ को हम लिख लिए। अब इसके नीचे क्या लिखे हैं, दस द अनसर्टेनिटी इन एनर्जी इज मिनिमम एट डेल एक्स इक्वल टू, जो वैल्यू इक्वेशन से में मिला था, ठीक, यही वैल्यू मिला था, उसको लिख लिए। उस वैल्यू पर क्या एनर्जी जो है मिनिमम है। सो दिस डेल एक्स इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट। इसका मतलब ये जो डेल एक्स होगा ये रेडियस होगा फर्स्ट बोहर्स ऑर्बिट का, और 10 रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट इज डेल एक्स इक्वल टू, पूरा लिख लिए हैं। अब देखिए एच कट जो आप स्पेक्ट्रम में जो फॉर्म पर हैं उसी फॉर्म पर मैं आपको ले आकर देखिए छोड़ा हूँ यहाँ पे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे एच के टर्म में पड़े हैं तो एच कट का वैल्यू पुट करेंगे तो एच कट का वैल्यू एच अपान 2 पाई होता है। तो जब यहाँ रखेंगे तो एच स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर हो गया। ठीक, 4 पाई से 4 पाई कट गया, 1 पाई बच गया, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपान और एम जेड डी स्क्वायर पहले से बच गया। यही हम लोग का क्या हो गया, रेडियस ऑफ बोहर्स फर्स्ट ऑर्बिट। और ये हम लोग कैसे निकाले, कैलकुलस के इस कॉन्सेप्ट को यूज करके, क्योंकि जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसका एनर्जी मिनिमम होगा, तो जिस वैल्यू पर एनर्जी मिनिमम होगा वही क्या होगा, हमारा रेडियस हो जाएगा। ठीक, क्योंकि रेडियस भी तो फर्स्ट ऑर्बिट का मिनिमम ही होता है और उस पर एनर्जी मिनिमम है, ये आपको पता है। ठीक, तो इस तरीके से हमको क्या हो गया, ये बोहर्स का फर्स्ट ऑर्बिट जो है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से भी पता चल गया। आप जाके मिलाइएगा, जो मैं स्पेक्ट्रल में निकाला हूँ उससे हुबहू ये वैल्यू क्या करेगा, मैच करेगा। क्लियर है, तो इस तरीके से हम लोग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के एप्लीकेशन को देख लिए। अब अगले लेक्चर में हम लोग एक थ्योरम करेंगे और फिर उसको समझा जाएगा कि वो थ्योरम क्या बताता है। आपके सिलेबस में जो थ्योरम है उस थ्योरम को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, तथा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।